हेलो एवरीवन, इट्स मी शिल्पी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जनरल कंसेप्ट्स ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। जो कि टॉपिक हमें दिया हुआ है प्लांट एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सैप, जिसको वाटर ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है। फाइसिस का मतलब होता है नेचर ऑफ लाइफ और लोगोज मीन्स स्टडी। सो फिजियोलॉजी इज व्हाट, इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइफ, या उसे हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच विच डील्स विद द लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच डीलिंग विद द फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ ही कह लो, बेसिकली इसका मीनिंग होता है ऐसी चीज़ों को स्टडी करना जो कि प्लांट के फंक्शन से रिलेटेड है। प्लांट के क्या फंक्शन होते हैं, फूड बनाना जैसे कि फोटोसिंथेसिस, एनर्जी को यूटिलाइज करना जैसे कि रेस्पिरेशन। तो ये सारे प्रोसीजर क्या कहलाते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। देखिए, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स। और कुछ इंडियन फिजियोलॉजिस्ट भी हैं जिन्होंने बहुत ही रिमार्केबल वर्क किया है प्लांट फिजियोलॉजी की तरफ। तो वो है सर जेसी बोस, एसपी सेन, के नंदा, एम ललोरिया एंड प्रोफेसर जीएस सिरोई। इनके अलावा भी बहुत सारे प्लांट फिजियोलॉजिस्ट हैं, बट दीज आर मेन। सी, कीप दिस इन माइंड, प्रोफेसर जीएस सिरोई वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका। ठीक है। अब देखिए, जो प्लांट फिजियोलॉजी है इसको 3 में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे फर्स्ट होता है फिजिकल एस्पेक्ट, जैसे कि सॉइल, वाटर या प्लांट रिलेशन। ये सबसे बेसिक है प्लांट फिजियोलॉजी में। इसमें हम पढ़ते हैं प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन, एसेंट ऑफ सैप, ट्रांसपीरेशन, मिनरल एब्जॉर्प्शन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स या ऑर्गेनिक फूड। ठीक है। नेक्स्ट होता है मेटाबॉलिज्म। अब देखिए, मेटाबॉलिज्म से हम क्या समझते हैं। मेटाबॉलिज्म में 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है एनाबॉलिज्म और सेकंड होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो होता है वो सिंथेटिक प्रोसेस है, वो कंस्ट्रक्टिव पाथवे, मतलब कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, कुछ बना रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जब सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, उन सिंपलर सब्सटेंसेस को यूनाइट करके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया जाता है। तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती है, एनाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म क्या है, एक प्रोडक्शन यूनिट है, एक तरह का सिंथेसिस प्रोसेस है। नेक्स्ट होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन करना, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस या कैटाबॉलिक प्रोसेस। देखिए, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बन गए, अब उसको यूटिलाइज भी तो करना पड़ेगा। यूटिलाइज करेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो उसके एग्जाम्पल होंगे रेस्पिरेशन, लिपिड ब्रेक डाउन, प्रोटीन ब्रेक डाउन। तो जितने भी ब्रेक डाउन है वो सब कैटाबॉलिक प्रोसेस है, और जितने भी कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है वो कैसे हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। सो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को मिलाकर बनता है टोटल कंप्लीट मेटाबॉलिज्म। ठीक है। अब नेक्स्ट और एडवांस स्टेज है प्लांट फिजियोलॉजी की, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, मेटाबॉलिज्म का एंड रिजल्ट क्या होता है, ग्रोथ होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेस कन्वर्ट किस में होंगे, ग्रोथ में कन्वर्ट होंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने एनाबॉलिज्म किया, मतलब फोटोसिंथेसिस किया, फूड बनाया, उस फूड को यूज़ किया, रेस्पिरेशन किया। ये सब प्लांट की एक्टिविटी सेम टाइम पे होती है, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए हो रही है, ताकि प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ये ग्रोथ जो है वो एक तरह की क्वांटिटेटिव चेंज है। कैसे, क्योंकि प्लांट पहले स्मॉल हर्ब होता है, फिर हर्ब से शर्ब होता है, और शर्ब से ट्री बनता है। सो ये क्वांटिटी वाइज प्लांट इंक्रीज हुआ। और दूसरा एस्पेक्ट है इसमें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंज को मिलकर बनता है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ तो सिर्फ क्वांटिटी वाइज हो रही है, लेकिन डेवलपमेंट एक हेल्दी ग्रोथ हो रही है, मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। प्लांट में कोई डिजीज़ नहीं है, प्लांट डिजीज़ फ्री है, उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट है, प्लांट अच्छी तरह ग्रो हो रहा है, लीव्स अच्छी हैं, फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट डेवलप हो रहे हैं, तो उसे कहेंगे डेवलपमेंट। ठीक है, जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रोसेस होती है। सो डेवलपमेंट ग्रोथ में इंक्लूड होता है कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ हार्मोन्स, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग एंड प्लांट मूवमेंट्स। ठीक है। सो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया
फिजियोलॉजी के बारे में। सो आज इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन डिफ्यूजन के कई सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, डिफ्यूजन का वर्बल मीनिंग क्या होता है? इट लिटरली मीन्स टू फ्लो आउट, मतलब to diffuse, to disperse or to extend in all directions। simply verbal इसका मीनिंग है कि हर डायरेक्शन में फैलना, डिफ्यूज होना, ठीक है। डिफ्यूजन में बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर ड्यू टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। उन पार्टिकल्स में अपनी खुद की काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए तो वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। डिफ्यूजन हमेशा रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं? उसमें सबसे फर्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफ्यूजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतने तेज़ पार्टिकल्स मूव करेंगे या वाइब्रेट करेंगे। सेकेंड होती है डेंसिटी। जितना ज़्यादा जो सब्सटेंस डेंस होगा सो डिफ्यूजन की रेट उतनी ही कम होगी, क्योंकि ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड अगर पार्टिकल्स होंगे तो उनको मूव करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगा, सो काइनेटिक एनर्जी का कोई यूज़ नहीं होगा। थर्ड इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो डिफ्यूजन की रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? जैसे कि दो सब्सटेंसेस का कोई कॉन्सेंट्रेशन है और उस दोनों के बीच में अगर डिफरेंस ज़्यादा है या कोई भी डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर उन दो कॉन्सेंट्रेशन के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है, मतलब ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो उतना ही डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा होगी। समझ गए? नेक्स्ट होता है कॉन्सेंट्रेशन का मीडियम। वो किस मीडियम के थ्रू डिफ्यूज हो रहे हैं पार्टिकल्स। अगर सॉलिड है तो उसमें डिफ्यूजन की रेट सबसे लो होगी, और दूसरी तरफ अगर गैस है तो वहाँ पे डिफ्यूजन की रेट बहुत ज़्यादा होगी। अभी मैंने बताया क्योंकि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहते हैं पार्टिकल्स सॉलिड में और उतने ही लूजली अरेंज्ड रहते हैं गैस में। अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर इज अ हाइपोथेटिकल टर्म विच डिस्क्राइब्स द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस टू डिफ्यूज फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सिर्फ पोटेंशियल एबिलिटी बता रही है डिफ्यूजन प्रेशर, एक टर्म है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑस्मोसिस। देखिए, ऑस्मोसिस को भी हम सब ने पढ़ रखा है, लेकिन ऑस्मोसिस को पढ़ने से पहले हम कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स जो है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 4 टाइप्स की होती है मेम्ब्रेन बेसिकली। फर्स्ट होती है परमिएबल मेम्ब्रेन। हम वर्ड से मीनिंग समझते हुए डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए, परमिएबल का क्या मीनिंग होता है? परमिट करती है सबको। परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी होती है जो कि सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट दोनों को खुद से पास होने देती है। ऐसी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो परमिशन दे रही है खुद से पास होने के लिए, ठीक है। उसका एग्जाम्पल रहेगा सेल्यूलोसिक सेल वॉल एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। सेकेंड टाइप होता है इम्परमिएबल। व्हाट डज द वर्ड इम्परमिएबल मीन? मतलब इट डज नॉट अलाउ, ठीक है। तो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही खुद से पास नहीं होने देती है। उसे क्या कहते हैं? इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जाम्पल रहेगा क्यूटिनाइज्ड सेल वॉल एंड सुबेराइज्ड सेल वॉल। नेक्स्ट है सेमी परमिएबल। द वर्ड सेमी परमिएबल मीन्स सेमी मतलब हाफ, मतलब कुछ को पास होने देगी, कुछ को नहीं होने देगी। सो इसकी डेफिनेशन होगी विच अलाउ ऑल सॉल्वेंट्स टू पास थ्रू बट डज नॉट अलाउ एनी सॉल्वेंट टू पास थ्रू इट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल रहेगा कोलोडियन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, कॉपर फेरोसाइनाइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली मतलब चुन चुन के पास करेगी, ठीक है। सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही खुद से पास होने देगी। इसकी डेफिनेशन किस तरह रहेगी कि जो सारे सॉल्वेंट्स को तो खुद से पास होने देगी, लेकिन फ्यू सेलेक्टेड सॉल्यूट्स को भी खुद से पास होने देगी। समझ गए? परमिएबल तो कौन सी होती है? जो सबको अलाउ करती है, बीट सॉल्यूट बीट सॉल्वेंट। इम्परमिएबल कैसी होती है? जो किसी को अलाउ नहीं करती है, ना तो सॉल्यूट ना सॉल्वेंट। थर्ड होती है सेमी परमिएबल। सेमी मतलब हाफ। तो हाफ से क्या मीनिंग बनाएंगे हम? सॉल्वेंट
को तो पास होने देगी बट सॉल्यूट को नहीं पास होने देगी। अब सेलेक्टिवली मतलब, सेलेक्टिवली का क्या मतलब होगा, चुन चुन के पार्टिकल्स को पास होने देगी। जैसे कि सारे सॉल्वेंट्स को तो पास होने देगी लेकिन इट विल अलाउ फ्यू सॉल्यूट टू पास थ्रू इट। जैसे कि जितने भी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, बीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, और जितनी भी मेम्ब्रेन्स जो कि सेल ऑर्गेनेल्स को सराउंड करे हुए रहती है, वो सब कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सारी मेम्ब्रेन क्लियर हो गई है तो हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इतनी डेफिनेशन तो डिफ्यूजन जैसी सेम है बट डिफरेंस इसमें क्या है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पढ़ा था अभी हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैसी होती है, जो कि सारे सॉल्वेंट्स को अलाउ करती है बट किसी भी सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती है। ठीक है, अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल देखिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ने सारे सॉल्वेंट को तो अलाउ कर दिया लेकिन सॉल्यूट को अलाउ नहीं किया। सो ऑस्मोटिक पोटेंशियल एक ऐसा प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर में जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रिक्वायर होता है। क्यों, क्योंकि जब सारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सेमी परमिएबल से पास होकर के तो उसको रोकना तो पड़ेगा, उसकी एंट्री को तो स्टॉप करना पड़ेगा। सो एक ऐसा फोर्स रिक्वायर होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो कि फर्दर सॉल्वेंट की एंट्री को रोक सके, स्टॉप कर सके। ठीक है, सो वो टर्म क्या होती है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अब ऑस्मोसिस का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ऑस्मोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। सेकेंड है, ऑस्मोसिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्जिडिटी ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। टर्जिडिटी क्या होती है, आपने कभी देखा होगा जो राजमा बीन्स होते हैं उसको हम रात भर पानी में सोख करके रख दें तो वो फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, टर्जिड होना। नेक्स्ट है, ऑस्मोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर। बिल्कुल सही है। फोर्थ है, ऑस्मोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये भी है। नेक्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेसिस्टेंस ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट ड्रॉट एंड फ्रॉस्ट। समझ गए इतना। अब नेक्स्ट इसमें टर्म आती है टर्गर प्रेशर। अभी हमने टर्जिडिटी पढ़ी। टर्जिडिटी क्या होती है, जब वाटर को एब्जॉर्ब कर ले कोई सेल तो वो टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, it is the pressure that develops in the cell due to osmotic diffusion of water। सिंपल सी डेफिनेशन है। सेकेंड होती है वॉल प्रेशर। जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है, टर्जिड हो गया है सेल, तो जो सेल की वॉल है वो रिजिड हो जाती है और टर्गर प्रेशर के इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक प्रेशर को एक्सर्ट करती है। उस प्रेशर को क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर। समझ गए, इतनी सी डेफिनेशन है। अब टर्गर प्रेशर जो होता है वो हमेशा वॉल प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, ये नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इस टर्म को मेयर ने दिया था, द अमाउंट बाय विच dP ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट DPD। अब देखिए ये टर्म होती क्या है, इस डेफिनेशन से तो आई नो समझ में आया नहीं होगा, सो हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भूल जाओ इस डेफिनेशन को। एक कुछ अमाउंट ऑफ शुगर है तो शुगर क्या है, सॉल्यूट है। ठीक है, उसके बाद में हम शुगर को किस में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। तो वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि वो शुगर को अपने में डिज़ोल्व कर लेता है। सो शुगर इज़ अ सॉल्यूट, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। सो अब शुगर को वाटर में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। इतना समझ में आया। तो ये डेफिनेशन ये कहना चाह रही है कि एक अमाउंट है, ठीक है, द अमाउंट बाय विच द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर जो शुगर सॉल्यूशन का है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट मतलब जो वाटर है उससे डिफ्यूजन प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा कम रहेगा। वो कितने अमाउंट कम रहेगा, उस अमाउंट को क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब देखिए दूसरे केस में क्या होता है कि जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, जो डिफरेंस आया है डिफ्यूजन प्रेशर का शुगर सॉल्यूशन और वाटर के अंदर, उसको वो सॉल्यूशन इक्वल करने की कोशिश करेगा, इक्वल करने की ट्राई करेगा। तो वो क्या करेगा, शुगर सॉल्यूशन वाटर को सक करेगा, अपने में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। सो उसको क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर कहते हैं। सो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट हमेशा सक्शन प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट तो वही अमाउंट है जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा था
शुगर सॉल्यूशन और वाटर में डिफरेंस क्रिएट कर रहा था, वही तो अमाउंट है। उस अमाउंट को कैसे फुलफिल करेगी शुगर सॉल्यूशन? वाटर को सक करके। तो सक्शन प्रेशर क्या होगा? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट के इक्वल होगा। अब और रिलेशन हम आगे समझते हैं। इनिशियली फ्लैसिड सेल होता है, मतलब ऐसा सेल या एक कोई आप एग्जांपल ले लो, बीन ले लो। जो रेजिन बीन होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना, सिकुड़े हुए से। तो वो क्या होता है, उसमें वाटर तो होता नहीं उस टाइम, तो वो सिकुड़े से हुए होते हैं। तो वो क्या होता है, उसमें टर्गर प्रेशर उसका बिल्कुल ज़ीरो होता है। टर्जिडिटी तो है ही नहीं, वाटर उसने एब्जॉर्ब ही नहीं किया है, तो टर्गर प्रेशर तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। सो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ऐसे टाइम पे क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। और बाद में जब सेल अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, सो वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल ही फोर्स अप्लाई करेगा। सो फुली टर्जिड सेल में डीपीडी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई डिफरेंस तो रहेगा नहीं ना, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। सो डीपीडी और सक्शन प्रेशर अपने आप ही ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है। सो इसी तरह टर्गर प्रेशर हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है। इतना सा ये रिलेशन है। एक दो बार बार रिपीट करके समझेंगे तो हम इजीली इसको समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट टर्म होती है वाटर पोटेंशियल की। वाटर पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है? एक ग्रीक लेटर है जो त्रिशूल जैसा दिखता है, उस ग्रीक लेटर से वाटर पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है। और वाटर पोटेंशियल होता क्या है? इट इज़ द फ्री एनर्जी पर मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन कई बार हमने समझा होगा, कई बार पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। ये एक दूसरा और प्रोसेस है प्लांट एब्जॉर्प्शन का। ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक ड्राई वुडन पीस है, एक ड्राई वुडन ब्लॉक है। अगर उसको पानी में रख दें तो कुछ टाइम बाद उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, वो पीस वॉल्यूम में बढ़ जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल है, जब रेनी सीज़न होता है तब हमारे जो वुडन डोर्स होते हैं, विंडोज़ के डोर्स होते हैं, वो सब ब्लॉक हो जाते हैं, खुलते नहीं हैं, वॉल्यूम में बढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि सीलन आ गई है उसमें। ठीक है। सो ये एक इम्बाइबिशन का एग्जाम्पल है। इम्बाइबिशन में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जो वुडन सरफेस है उस पर लिक्विड का अटैच होना, उसको कहते हैं एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन सिर्फ एक सरफेस फेनोमिना है और एब्जॉर्प्शन पूरे अंदर तक जाता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक है। यहाँ पर एड्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इम्बाइबिशन के लिए दो चीज़ें बहुत नेसेसरी है। सबसे फर्स्ट होता है एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट कहाँ डेवलप होता है? जहाँ पर चीज़ों में डिफरेंस आ जाता है तो वो ग्रेडियंट वहाँ पर डेवलप होता है। देखिए एक वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बीच होना चाहिए? इम्बाइबेंट और इम्बाइब्ड के बीच में। इम्बाइबेंट क्या होता है? जो वुडन पीस है जिसको हमको इम्बाइबिशन करवाना है वो इम्बाइबेंट होगा, और लिक्विड इम्बाइब्ड मतलब H2O जिसमें उसका इम्बाइबिशन होना है। देखिए जो वुडन पीस है उसका वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है और वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़ीरो के बराबर ही होता है। सो इसमें एक बहुत बड़ा वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा तो उस जगह इम्बाइबिशन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है इसमें, जो वुडन पीस है और जो लिक्विड है उनके बीच में एफिनिटी होना बहुत ज़रूरी है। उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर के इम्बाइबिशन का प्रोसीजर कंटिन्यू होगा। ठीक है। और जो एड्जॉर्प्शन है, एड्जॉर्प्शन कोलोइड्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कोलोइडियल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? प्रोटीन्स होती है, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब कोलोइडियल सब्सटेंसेस होते हैं और ये प्लांट्स में भर भर के होते हैं। सो प्लांट एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है एड्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि भाई जो इम्बाइबिशन है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहले इम्बाइबिशन के कारण वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होती है और प्रेशर डेवलप होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इम्बाइबिशन को लेकर के इन चीज़ों पर। सेकंड है इम्बाइबिशन का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। ठीक है। और सेकंड होता है इम्बाइबिशन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड। जैसा मैंने बताया जो राजमा बीन्स होते हैं, राजमा बीन्स को अगर वाटर में सोक करके रख दें तो जो सीड कोट होती है उसमें सबसे पहले इम्बाइबिशन होगा।
तब जाके एम्ब्रियो में होगा, फिर सीड के अदर पार्ट्स में होगा। सो ये क्या है, सीड जर्मिनेशन का फर्स्ट स्टेप है इम्बाइबिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सी मैक्सिमम वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू रूट हेयर जोन। ठीक है, ये बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट करता है एग्जाम में कि भाई रूट के कौन से पार्ट से वाटर एब्जॉर्ब होता है। कई बार ऑप्शन में दे दिया जाता है जोन ऑफ इलोंगेशन, कोई कहता है रूट कैप। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर कर देते हैं रूट कैप से मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं होता है। रूट हेयर जोन होता है, उससे सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है, और सम वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू जोन ऑफ इलोंगेशन ऑल्सो। ठीक है, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन रूट कैप और मेरिस्टेमेटिक जोन से तो बिल्कुल नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के दो मैकेनिज्म होते हैं। फर्स्ट होता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन रूट्स द्वारा होता है। ठीक है, रूट्स आर देमसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये कैसे प्लांट्स में होता है, ये ऐसे प्लांट्स में होता है जिनकी ट्रांसपीरेशन रेट बहुत लो होती है। और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ऑस्मोटिक थियरी ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, ये थियरी दी गई है। और सेकंड थियरी दी गई है नॉन ऑस्मोटिक थियरी ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। नॉन ऑस्मोटिक थियरी ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन सिर्फ यही कहती है कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं होगा तब भी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जब तक एनर्जी ना मिले। सो वो एनर्जी कहाँ से यूटिलाइज की जा रही है, रेस्पिरेशन से एनर्जी यूटिलाइज की जा रही है। सिर्फ इतनी सी है नॉन ऑस्मोटिक थियरी। देखिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि लो ऑक्सीजन, सोडियम अजाइड, KCN, ये सब रेस्पिरेशन और वाटर एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं, जबकि ऑक्सीजन्स होते हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन और रेस्पिरेशन को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन विच इज ड्यू टू द रूट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन विच इज़ नॉट बाय द रूट्स। ये थियरी कहती है कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन को फोर्स जो क्रिएट करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है वो रूट्स में जनरेट नहीं होते, वो जनरेट होते हैं प्लांट के अपर पार्ट्स में, जैसे कि लीव्स में। सो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन पुल। मतलब कि जो लीव्स से जो वाटर इवापोरेट हो रहा है वो ट्रांसपीरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। सो उस वजह से एक पुल जनरेट होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब होने के लिए मजबूर कर देता है। वाटर को एब्जॉर्ब होना ही पड़ता है, तो उससे क्या कहा जाता है, ट्रांसपीरेशन पुल। इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो लीव्स के मीजोफिल सेल्स है वहाँ से वाटर लॉस हो रहा है। सो इस वजह से टर्गर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो टर्गर प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो सेल कैसे हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, सेल्स सिकुड़ जाएंगे। तो उस तरह क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट बढ़ेगा, वो ट्रिगर करेगा प्लांट्स को ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए। सो इस तरह से क्या होगा कि जो मीजोफिल सेल्स है वो अपने पास में प्रेजेंट जाइलम वेसल से वाटर सक कर लेंगे, वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और जब वो वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो जाइलम वेसल्स एम्प्टी हो जाएंगे। तो लीफ के जो जाइलम वेसल है वो स्टेम के जाइलम वेसल के कंटिन्यूएशन में है, और जो स्टेम के जाइलम वेसल्स है वो रूट के जाइलम वेसल्स के कंटिन्यूएशन में है। सो इस तरह एक पुल जनरेट होगा जो कि डाउनवर्ड्स रूट्स तक जाएगा। सो इस वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा। सो इसको ही कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल या पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। सो ये जो फोर्स है वो तभी रिलीव होता है, ये फोर्स तभी खत्म होता है जबकि रूट हेयर्स वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, सो इस वजह से ये कहा गया है कि ट्रांसपीरेशन पुल ही सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। इतना ये मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं जिसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप मतलब वाटर का ट्रांसलोकेशन फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स। सी वाटर इज मेनली एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स विच गोज अपवर्ड्स सो एज टू रिप्लेस वाटर लॉस इन द ट्रांसपीरेशन, जो हमने अभी पढ़ा ट्रांसपीरेशन पुल थियरी में, एंड टू बी यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स this upward movement of water from roots to leaves through stem against force of gravity is called as ascent of sap.
सिंपल सी डेफिनेशन है, प्लांट का अपवर्ड मूवमेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम टू द लीव्स इज नोन एज द एसेंट ऑफ सैप। देखिए, एसेंट ऑफ सैप को कई साइंटिस्ट ट्रू मानते हैं, कई साइंटिस्ट उसे रॉन्ग मानते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको पढ़ने के लिए कुछ थियरीज दी गई है, जिसमें सबसे फर्स्ट दी गई है रूट प्रेशर थियरी। रूट प्रेशर थियरी ये बताती है कि रूट की जो एक फॉलन ट्री है, जो अभी अभी गिरा हुआ ट्री है, या कोई एक हर्बेशियस प्लांट है जिसको हमने ऊपर से कट कर दिया गया है, वो रूट प्रेशर का एविडेंस बताती है। उसमें से क्या होता है, वाटरी सब्सटेंस निकलता हुआ हमें दिखता है, हमें ऐसा लगता है प्लांट रो रहा है, प्लांट ब्लीडिंग हो रही है, प्लांट में एक्सुडेशन हो रहा है। सो वो जाइलम सैप होता है, जो कि जो कटे हुए एंड है ना, उससे निकलता है। उससे क्या कहते हैं, जाइलम सैप। जो प्रीस्टली जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस जाइलम सैप को ऑब्जर्व किया था कटे हुए पेड़ में से। और जो हमारे फादर ऑफ फिजियोलॉजी है स्टीफन हेल्स, उन्होंने रूट प्रेशर टर्म दी थी। देखिए, रूट प्रेशर कब डेवलप होता है, जब एब्जॉर्प्शन की रेट ट्रांसपिरेशन की रेट से कई ज़्यादा हो, और इस वजह से वाटर ट्रैकियरी एलिमेंट्स तक पुश कर दिया जाता है। ठीक है, इस थियरी के कई सारे ऑब्जेक्शन भी है। इसमें एक ऑब्जेक्शन ये है कि जो रूट प्रेशर है वो 2 पास्कल्स तक एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका मैग्नीट्यूड 2 पास्कल्स तक होता है, जबकि ट्री के टॉप तक वाटर पहुंचाने के लिए 20 पास्कल जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, सेकंड इसका ऑब्जेक्शन ये रहा है कि रूट प्रेशर तो ज़्यादातर कॉनिफर्स में तो एब्सेंट होता है, फिर उसमें कैसे होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, उन प्लांट्स में भी तो होता है, सो रूट प्रेशर से तो नहीं होगा। फिर देन रूट प्रेशर इज एब्सेंट इन रैपिडली ट्रांसपायरिंग प्लांट्स, जैसे कि जो जीरोफाइट्स है उसमें ट्रांसपिरेशन की रेट बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उसमें भी रूट प्रेशर एब्सेंट है, लेकिन फिर भी वाटर एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है। सेकेंड है, एक्सुडेशन या ब्लीडिंग रेट इज मच स्लोअर देन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। सो इस थियरी के कई सारे ड्रॉबैक है, इसलिए रूट प्रेशर थियरी तो हो गई रिजेक्ट। नेक्स्ट है वाइटल फोर्स थियरीज। ये वाइटल फोर्स थियरीज ये कहती है कि एसेंट ऑफ सैप लिविंग सेल्स के थ्रू है। ठीक है, वेस्टरमेयर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये कंसिडर किया कि एसेंट ऑफ सैप के लिए सिर्फ और सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स ही रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है गॉडलेस की जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्लैम्बरिंग फोर्स थियरी दी। क्लैम्बरिंग फोर्स थियरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज के जो सेल्स हैं वो ही एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो उन्होंने ये बताया कि जो मेडुलरी रेज और जाइलम पैरेन्काइमा के जो सेल्स हैं उसमें रिदमिक चेंज होता है उनके ऑस्मोटिक प्रेशर में। जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने पास वाली जाइलम वेसल से, और जब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर लो होता है तो नेक्स्ट हायर वेसल पे वाटर को पुश कर देते हैं, तो एक सीढ़ियों जैसा, एक स्टेयरकेस जैसा मूवमेंट जनरेट हो जाता है। स्ट्रासबर्गर एक फिजियोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर सेल्स को हाई टेम्परेचर में रख करके किल कर दिया जाए फिर भी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर भी वाटर राइज हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो ये मेडुलरी रेज के सेल्स के तो थ्रू हो ही नहीं रहा है। तो ये थियरी भी हो गई इनकी रिजेक्ट। अब आए सर जे.सी. बोस 1923 में, उन्होंने पल्सेटरी फोर्स थियरी दी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि जो कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर है जो कि एंडोडर्मिस के जस्ट बाहर ही प्रेजेंट होती है, वो ही एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सी बोस ने पल्सेटरी फोर्स थियरी को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रोब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रिक प्रोब है जब कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर तक पहुंच जाता है तो गैल्वेनोमीटर में जो वाइब्रेशन रिकॉर्ड हुई थी वो वायलेंट थी। ठीक है, सो एक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए 14 सेकेंड्स लगते हैं। मॉलिश एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सर जे.सी. बोस की थियरी को सपोर्ट किया और ये कहा कि कार्डियक स्टिमुलेटिंग जो ड्रग्स है उससे कि कॉर्टेक्स में पल्सेटरी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज किया जा सकता है। डिक्सन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने सर जे.सी. बोस की पल्सेटरी फोर्स थियरी को क्रिटिसाइज किया, लेकिन वो उसके रिजल्ट्स को वेरीफाई नहीं कर पाए थे।
ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल फोर्स थियरीज। फिजिकल फोर्स थियरी के जो सपोर्टर्स हैं उनकी ये ओपिनियन रही है कि जो एसेंट ऑफ सैप को कॉज करने के लिए जो फोर्स हैं वो दे आर प्योरली फिजिकल इन नेचर, मतलब कि जो डेड सेल्स हैं वो भी एसेंट ऑफ सैप को परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी वाटर को रेस कर सकते हैं। जो मेन फिजिकल फोर्स थियरीज है उसमें से फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक फोर्स थियरी। एटमॉस्फेरिक फोर्स थियरी ये कहती है कि एटमॉस्फेरिक फोर्स भी वाटर को रेस कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ 33 फीट तक ही होता है, सो ये फेल हो गई। सेकंड होती है इम्बाइबिशनल फोर्स थियरी। इस थियरी को सबसे फर्स्ट अंगर द्वारा दिया गया था 1868 में, विच वॉज लेटर सपोर्टेड बाय सैक इन 1878। इस थियरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो जाइलम वेसल्स की थिक वॉल है उसी से ही एसेंट ऑफ सैप होता है, लेकिन इसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया गया क्योंकि जो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं उसने ये बताया है कि एसेंट ऑफ सैप जाइलम के ल्यूमेन द्वारा होता है, ना कि जाइलम की वॉल्स द्वारा। सो इम्बाइबिशनल फोर्स थियरी भी रॉन्ग प्रूफ हो गई। थर्ड है कैपिलरी फोर्स थियरी। कैपिलरी फोर्स थियरी बोहेम द्वारा दी गई थी। उन्होंने ये बताया है कि जो जाइलम वेसल्स है वो छोटी छोटी कैपिलरीज की तरह होती है जो कि वाटर को राइज करती है ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, लेकिन ओपन जो सरफेस चाहिए होता है कैपिलरी एक्शन को वो प्लांट्स में कैसा होता है, एब्सेंट होता है। प्लांट में कोई ओपन सरफेस नहीं होता है, सो कैपिलरी फोर्स थियरी भी कैंसिल हो गई। सबसे जो एक्सेप्टेड है, मोस्ट एडवांस है, वो थियरी कौन सी है, ट्रांसपिरेशनल पुल थियरी, जिसको कोहेशन टेंशन थियरी भी कहा जाता है। दिस थियरी वाज गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली इन 1894 एंड इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी टिल डेट। देखिए जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो हमने पढ़ा वो रूट्स के द्वारा नहीं होता है, वो ट्रांसपिरेशन पुल द्वारा होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। वही ट्रांसपिरेशन पुल थियरी है और जिसको अभी तक एक्सेप्ट किया गया है। इसके ऑब्जेक्शंस भी रहे हैं। इसका मेन ऑब्जेक्शन ये रहा है कि कई साइंटिस्ट ने कहा है कि जाइलम डक्ट्स में एयर बबल्स भी आ सकते हैं जिससे कॉन्टिन्यूटी खत्म हो जाएगी, लेकिन इन सबको रिजेक्ट करते हुए उनको और कोई बेस नहीं मिला इसको ऑब्जेक्ट करने का। सो ये थियरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। सो आज हमने प्लांट फिजियोलॉजी के जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़े जिसमें कि वाटर एब्जॉर्प्शन और उसका मैकेनिज्म पढ़ा, एसेंट ऑफ सैप और उसका मैकेनिज्म पढ़ा, डिफरेंट थियरीज पढ़ी, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बाइबिशन, इन सबको डिटेल में पढ़ा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेसन। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यू वीडियोज़।